हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 8 जुलाई 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा, जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। मैंने इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव करंट अफेयर लिए हैं। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा आपको यहां पर मिलेगा डेली क्विज। सुबह पढ़ो और रात को अपना टेस्ट करो। पूरा सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए और इससे रिलेटेड क्विज आपको रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, साथ में हमारे रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा। दोस्तों, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों, कभी भी हार नहीं मानना है। अपने आप से डेली कहना मैं कर सकता हूं। दुनिया का कोई ऐसा वर्क नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा देर लगेगी, पर मैं उसे पूरा तो जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने पेश करते हैं और पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहां पर किया गया? वेयर वॉज दी ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया। ये 7 जुलाई को पीएम मोदी जी के द्वारा 3 दिन का यह आयोजन चलेगा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया। शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से इस समागम का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, इस आयोजन में कौन कौन शामिल होने वाला है? 300 सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय के कुलपति, निदेशक, शिक्षाविद, नीति निर्माता आदि इसमें शामिल होंगे। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव, इसका मुख्य लक्ष्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इंप्लीमेंट करना, कैसे उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का मुख्य आकर्षण उच्च शिक्षा पर वाराणसी घोषणा को अपनाना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की है भारत की नई शिक्षा नीति की, तो आइए जानते हैं कि भारत की नई शिक्षा नीति के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या इसका पूरा हिस्ट्री है। आइए पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो भारत की जो नई शिक्षा नीति 2020 में लॉन्च की गई, 2020 में, इसका मकसद क्या है? जो शिक्षा अभी चली आ रही है, जो शिक्षा नीति चली आ रही, जो एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही है, उसमें बहुत सारी बुराइयां, खामियां हैं, तो उसे दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति को देश भर में लागू किया गया। भारत में पहले जो शिक्षा पद्धति थी उसमें 10+2 पैटर्न को फॉलो किया जाता था, परंतु अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। दोस्तों, आइए इस पैटर्न को समझते हैं। क्या मकसद है 5+3+3+4 का? क्या मतलब है इसका? ये मतलब है अब स्कूल के जो पहले 5 साल होंगे, प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले जो 3 साल होंगे दोस्तों, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक इसके तैयारी के चरण में विभाजित किया गया है। इसके बाद जो 3 साल है दोस्तों, ये 6 to 8 के लिए है। और फिर 4 जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये माध्यमिक अवस्था के 4 साल है, जो कि 9 से लेकर 12 तक चलेगा। इसके अलावा दोस्तों, स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी चाहे उस पाठ्यक्रम, उस सिलेबस को फॉलो कर सकता है। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में पीटी उषा, इलैया राजा, पी विजेंद्र प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े को संसद के किस सदन के लिए हाल ही में मनोनीत किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों, इतने सारे लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा रहा है। राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बाकी जो बचे 238 सदस्य हैं, ये संघ और राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य जोड़कर प्रेजेंट में वर्तमान में 245 सीटें हैं राज्यसभा में। 233 सीट पर क्या होता है? निर्वाचन होता है। 12 सीट पर मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब दोस्तों, आइए जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने पूर्व ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पीटी उषा, संगीतकार और गायक इलैया राजा, पटकथा लेखक पी विजेंद्र प्रसाद गारू और समाज सेवी वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
दोस्तों जो भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है, सदस्य बनता है, तो सदस्य बनने के बाद उसका कार्यकाल 6 साल का होता है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम वो है 250 सदस्य निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों राज्यसभा की बात आ रही है तो बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है, निम्न सदन है। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ है। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आइए इन सभी व्यक्तियों के बारे में थोड़ी थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पीटी उषा को आप जानते हैं, ये भारत की उड़न परी कही जाती हैं। भारत की स्टार एथलीट और उड़न परी के नाम से मशहूर है। मैं आपको बता दूं, केवल 16 साल की उम्र में 1980 में इन्होंने बहुत बड़ा कमाल किया था। मास्को में हुए ओलंपिक में इन्होंने हिस्सा लिया था। ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी 1984 में। 1983 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कमेंट बॉक्स पर बताइए कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से की गई और कितनी राशि प्रदान की जाती है। 1985 में देश का इन्हें चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे इलैया राजा की। तो इलैया राजा कौन है? संगीत ज्ञानी के नाम से मशहूर है इलैया राजा। इन्होंने 20,000 से ज्यादा म्यूजिक कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया है। 2010 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। पी विजेंद्र गारू की बात करें तो अनेक हिट फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है और डायरेक्शन भी दिया है। दक्षिण सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक पी विजेंद्र गारू ने बहुत सारी फिल्मों का पटकथा लेखन किया है। इन्होंने बाहुबली, RRR, बजरंगी भाईजान, राउडी राठौर, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और मार्शल जैसी फिल्मों की कहानी भी लिखी है। चौथे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, डी वीरेंद्र हेगड़े, जो कि समाज सेवा के लिए पहचाने जाते हैं। कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी हैं। इनके सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें मनोनीत किया गया है। जैन समुदाय की करीब 600 साल पुरानी परंपरा को आगे ले जाने वाले व्यक्ति हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, बिग अनाउंसमेंट है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं बहुत सारे बैचेस जो कि हमारे रूट एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी बैच, अरिथमेटिक बैच, साइंस बैच, हिस्ट्री बैच और ज्योग्राफी बैच, जो कि भारत के लगभग सभी एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको रजिस्टर करना है। लाइव सेशन के लिए आप सभी को ये सारे बैचेस मिलेंगे हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक है। तो दोस्तों अभी जाएं और लिंक पे दिया गया है रूट एप्लीकेशन का लिंक, डाउनलोड करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। वीरेंद्र हेगड़े। आइए साथियों बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस स्थान पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? वेयर हैज होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस? तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर? श्रीनगर पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। कब किया है? 7 जुलाई 2022 को। दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस किसको समर्पित है? स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ पीस, और इसका अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको बताया था फरवरी 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में 216 फीट की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का भी इनॉग्रेशन किया था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किससे रिलेटेड है? ये भी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। रामानुजाचार्य कौन है दोस्तों? ये वैदिक दार्शनिक हैं और समाज सुधारक के रूप में काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि रामानुजाचार्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो इनका जन्म तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहां पर? तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में। इन्होंने सभी जाति, पंथ, नस्ल और लिंग के लिए मंदिर के दरवाजे खोले, इनकी एक विशेष बात है। चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में स्मृति ईरानी जी को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? स्मृति ईरानी हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो दोस्तों स्मृति ईरानी जी को हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन संभाल रहे थे? तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी। ऐसे कयास लगाए जा रहे कि मुख्तार अब्बास नकवी देश के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं
और इनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा था। इस वजह से स्मृति ईरानी को क्या किया गया है, स्मृति ईरानी जी को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट नोट कीजिएगा, स्मृति ईरानी जी के पास प्रेजेंट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी है। इसके अलावा बात करेंगे हम नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। इन्हें इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। क्यों? क्योंकि इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दिया है। क्योंकि इनका कार्यकाल राज्यसभा में पूरा हो चुका है, इसलिए इस्तीफा दिया गया है। जेडीयू ने इनको दोबारा, ये जेडीयू के नेता है दोस्तों, तो जेडीयू ने दोबारा रामचंद्र प्रसाद सिंह को नहीं भेजा राज्यसभा। वहीं पे मुख्तार अब्बास नकवी को भी राज्यसभा के लिए दोबारा से बीजेपी ने नहीं भेजा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के आर्टिकल 75 के खंड 2 के तहत इस्तीफे को स्वीकार किया है। दोस्तों, सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर, और सभी जो मंत्री होते हैं अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका? बोरिस जॉनसन नाम है। इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के पद से हाल ही में इस्तीफा दिया। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैज रिजाइंड एज द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी? तो दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे। हाल ही में इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी से एज अ लीडर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन, संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि दोस्तों, अक्टूबर में नया नेता चुने जाने तक ये बतौर प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य करेंगे। इनका ये कहना है कि सांसद चाहते हैं कि नया प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और वो उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं। बोरिस जॉनसन के ऊपर 3 बड़े विवाद हैं। पहला विवाद है यौन शोषण के आरोपी क्रिस पिंचर को डिप्टी चीफ बनाना। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान शराब पार्टी करना, और प्रिंस फिलिप के फ्यूनरल से पहले शराब पार्टी करना। तो ये इसके पीछे बहुत बड़े कारण बताए जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हम इंग्लैंड की कर रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रावधान इंग्लैंड से लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी दोस्तों इसे बोलते हैं संसदीय प्रणाली, ठीक है। दूसरा, एकल नागरिकता लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। कानून बनाने की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस। इसके बाद दोस्तों 5वां है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम भी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड, यूके से लिया गया है। 6वां है दोस्तों बाई कैमरलिज्म। 6वां क्या है? बाई कैमरलिज्म, द्विसदनात्मक प्रणाली। चलिए फ्रेंड्स, आज की सबसे पहले नॉलेज की फैक्ट्री आपके सामने आने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष के बारे में। सबसे पहले देखिए, यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। आईएलओ के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ, इनके हैं ओकोजो इवेला। दोस्तों, यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे एजोले। यूनिसेफ के हैं कैथरीन रसेल, और वर्ल्ड बैंक के हैं डेविड मलपास। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते 6वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो 6वां महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में चर्चा में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फील्ड्स मेडल दिया जाता है मैथमेटिक्स फील्ड में, यानी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। आइए जानते हैं कौन कौन इसका विनर बना है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरीना वियाजोवस्का। इन्हें फील्ड्स मेडल मिला है और ये जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। यूक्रेन गणितज्ञ हैं मेरीना वियाजोवस्का। इन्होंने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीता है। दोस्तों, 4 व्यक्तियों को मिला है फील्ड्स मेडल। एक तो मेरीना हो गई, दूसरे व्यक्ति हैं ह्यूगो डुमिनिल कोपेन, तीसरे हैं जून हू, और चौथे हैं जेम्स मेनार्ड। इन चारों व्यक्तियों को मिला है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है कहाँ पर मिले हैं? फिनलैंड में मिले हैं। इसे झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड के हेलसिंकी में इसका आयोजन किया गया। फील्ड मेडल गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हर 4 साल में 40 साल से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है। इसका नाम कनाडा के गणितज्ञ जॉन चार्ल्स फील्ड्स के नाम पर रखा गया है। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किस राज्य सरकार के द्वारा पेश किया गया है? द राइट टू हेल्थ बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नमेंट? तो दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया गया, पेश किया गया। ये भारत में अपनी पहली तरह का बिल है जो स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी या फिर जो निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हैं उनकी मदद से देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता में क्वालिटी को बढ़ाना, सुधार करना,
उन्हें और अधिक सस्ता बनाना, किफायती बनाना। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सरकार हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाता है। हाल ही में सरकार ने जयपुर में महिला चिकित्सालय में सुविधाओं के विस्तार के लिए 117 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। चलिए दोस्तों, 8वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 47 हो गई है? इन विच स्टेट द डेथ टोल ड्यू टू लैंडस्लाइड हैज रीच्ड 47। तो हाल ही में जो लैंडस्लाइड है कहां पर आया है? मणिपुर में आया है। कहां पर आया है? मणिपुर में। मणिपुर में किस जिले में आया है? नोनी जिले में आया है। नोनी जिले में इजई नदी के पास भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से 14,000 करोड़ रुपए की 111 किलोमीटर लंबी इम्फाल जीरीबाम रेलवे परियोजना प्रभावित हो गई है। ये परियोजना 2013 में शुरू हुई है, जो ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पूरे महाद्वीप के देशों को जोड़ना है। दोस्तों, भूस्खलन होता क्या है? भूस्खलन एक ढलान के नीचे चट्टान या फिर मलबे या पृथ्वी की द्रव्यमान की गति है। ये वर्षा की गति, हिमपात, भूकंप, जल स्तर में परिवर्तन, जलधारा अपरदन, ज्वालामुखी गतिविधि, मानवीय गतिविधि के द्वारा अशांति आदि से ट्रिगर होता है। दोस्तों, ये क्या करता है? ये मानव गति को प्रतिबंधित करता है, जीवन और संपत्ति की हानि का कारण बनता है, वित्तीय बोझ पैदा करता है और बाढ़ के जोखिम को भी बढ़ाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हरियाली महोत्सव हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? हु विल स्टार्ट हरियाली महोत्सव रिसेंटली? तो हरियाली महोत्सव को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है। प्रेजेंट में पर्यावरण मंत्री कौन है? इनका नाम है भूपेंद्र यादव जी। क्या नाम है इनका? भूपेंद्र यादव जी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 8 जुलाई 2022 को कहां पर? ताल कटोरा स्टेडियम, ये कहां पर है? नई दिल्ली में है। आजादी के अमृत महोत्सव की भावना से हरियाली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर क्या किया जाएगा? वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फोर्स कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान? तो दोस्तों, इनका नाम है मोहन सुब्रमण्यम। क्या नाम है? मोहन सुब्रमण्यम। तो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल है मोहन सुब्रमण्यम। इन्हें दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इन्हें क्यों नियुक्त किया गया है? वहां पर शांति को स्थापित करने के लिए इन्हें भेजा गया है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनिकर का ये स्थान लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कब 5 जुलाई को इनकी नियुक्ति कर दी थी? सुब्रमण्यम जी की बात करें तो 36 साल से अधिक समय तक ये भारतीय सेना के लिए अपना सेवा दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई आप सभी के सामने है, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया? तो दोस्तों, सरकार का नाम है हरियाणा। हरियाणा ने हाल ही में उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है। यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए संजय सुधीर जी। तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर से बदलकर क्या कर दिया है? हर साल 18 जुलाई को मनाया जाएगा तमिलनाडु में स्थापना दिवस। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो दोस्तों, ये शब्द है वैक्स। अब आइए फ्रेंड्स, 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। आरबीआई ने किस बैंक की अपनी मूल कंपनी के साथ विलय को मंजूरी प्रदान की है? एचडीएफसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो ये राज्य है उड़ीसा। विश्व जूनोसिस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में हाल ही में किस पुरस्कार की स्थापना की जाएगी? तो इस पुरस्कार का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड। पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे? तो दोस्तों, ये थे स्वतंत्रता सेनानी। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली में। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए अधिसूचना कब जारी की गई? तो दोस्तों, 5 जुलाई को। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि किस नंबर के उपराष्ट्रपति का चुनाव 2022 में होने वाला है। अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान में एलोडा कप में गोल्ड पदक यानी स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, मुक्केबाजी से ये रिलेटेड है।
नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारतीय नौसेना के द्वारा पहले ALH स्क्वाड्रॉन INAS 324 को कमीशन कहां पर किया गया? विशाखापत्तनम में। गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक की संपादक कौन है? दोस्तों ये सुरंजन दास है। मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। प्रश्न ये रहा, PT उषा को कब अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 8 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फ्रेंड्स।